नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको उस मदरसा चैलेंज के बारे में बताएंगे जो AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दिया है। बदरुद्दीन ने कहा है, अगर मैं सांसद बन गया तो 700 नए मदरसे खोलूंगा। लेकिन हिमंता राज में क्या यह इतना आसान होगा, कि समझेंगे आज। फिर मंगलसूत्र के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर नया टारगेट दिखाएंगे। आज अलीगढ़ से पीएम ने कहा है, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 2 घर में से 1 घर वो छीन लेगी और गाड़ी संपत्ति तक का सर्वे कराएगी। पीएम के इस बयान से कई नई सियासी चिंगारियां उठी हैं, वो भी देखेंगे। वैसे पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर कांग्रेस अब चुनाव आयोग पहुंच गई है। उसने सख्त एक्शन लेने की अपील की है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा, पीएम कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझ नहीं पाए, इसलिए उन्हें मैनिफेस्टो समझाना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले बीजेपी का खाता खुल गया है। गुजरात के सूरत से बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। कल यहां से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था और आज बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज बंगाल में ममता सरकार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आज 2016 में हुई 23,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। अदालत ने अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 8 साल के दौरान मिली सैलरी वापस लेने के निर्देश दिए। ममता सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। उधर भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर नया इतिहास बनाया है। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए। डी गुकेश की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेक्ट्रम आवंटन पर याचिका दायर की है और बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन पर कोर्ट से राय मांगी है। सरकार की ओर से याचिका में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और तकनीकी कारणों की वजह से नीलामी करना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जल्द सुनवाई करने के लिए मेल भेजने को कहा है। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग का वक्त करीब आ रहा है, किसी युद्ध क्षेत्र में बमबाजी की तरह धुआंधार बयानबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्ल्ड वॉर यानी शब्द युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों तरफ से जुबानी फायरिंग हो रही है। इस पर हमने सत्ता की एक क्लेश वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें 4 प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोकेशन पर दिए विवादित बयान वाली चिंगारियां हैं। वीडियो है। सबसे पहले आपको 4 क्लेश वाला सत्ता का मेन्यू दिखाते हैं, जिसमें 3 M और 1 S यानी वर्ड वॉर के 4 कीवर्ड्स हैं। सत्ता के 4 क्लेश और वर्ड वॉर के पहले M का मतलब है मस्जिद। किसी मिसाइल की तरह इस M की तीव्रता और रेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि असम के राजनीतिक दल AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सत्ता में आने के बाद 700 नई मस्जिद बनाने की खुली चुनौती दी है। नए मदरसे बनाने की खुली चुनौती दी है। सत्ता के क्लेश का दूसरा M भी मदरसे से ही जुड़ा हुआ है। इसमें मस्जिद की ओर तीर वाला एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है और अब इस पर एक्शन भी हो रहा है। यह हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता है। मस्जिद की तरफ तीर वाले वीडियो क्लेश का मामला अब FIR तक पहुंच गया है। इनको सफाई भी देनी पड़ी है। पूरी खबर आपको बताएंगे। अगला M है मंगलसूत्र, जो आज की तारीख में राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने राजस्थान से लेकर यूपी तक अलग अलग चुनावी सभाओं के जरिए कांग्रेस पर कटाक्ष के लिए मंगलसूत्र वाला नया सियासी सूत्र निकाला है। इसको भी आज हम डिकोड करेंगे और सत्ता के चौथे क्लेश में आज S को डिकोड करेंगे, जिसका मतलब है सत्तू। बिहार में मछली और नारंगी के बाद अब सत्तू वाले बयान पर जुबानी ज्वालामुखी फट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू वाली सलाह क्यों दी है, सत्ता का सत्तू वाला क्लेश क्या है, आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं असम से, जहां एक साथ 700 मदरसे वाली जुबानी मिसाइल छोड़ी गई है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल असम के नगांव में एक चुनावी जनसभा में प्रचार करने गए थे। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद AIUDF के 2 और सांसदों के साथ मिलकर 700 नए मदरसे खोलेंगे। 700 मदरसे हम तीनों भाई खोलेंगे। और अब
सत्ता के दूसरे क्लेश की ओर बढ़ते हैं और आपको असम से हैदराबाद लेकर चलते हैं, जहां नेता एक दूसरे पर धार्मिक आग वाले सांप्रदायिक तीर चला रहे हैं और ये शब्द बाण असली तीरों से ज्यादा नुकीले हैं। इनकी मारक क्षमता भी ज्यादा है और इनका लक्ष्य है सत्ता हासिल करने वाला वोट बैंक। हम बात कर रहे हैं उस तीर वाले इशारे की जिसे लेकर हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता पर एफआईआर हो गई है। आरोप है रामनवमी की एक शोभा यात्रा से माधवीलता ने राम बाण चलाने का काल्पनिक प्रदर्शन किया था और उनका यह तीर वाला इशारा एक मस्जिद की ओर था। और इसी को लेकर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने माधवीलता पर जुबानी तीर चलाए थे और अब एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिस वीडियो को लेकर माधवीलता पर सांप्रदायिक आरोप लगाए जा रहे हैं, हम आपको उसी शोभा यात्रा का एक छोटा सा रिपीट टेलीकास्ट भी दिखा देते हैं। यह वीडियो उस वक्त का है जब रामनवमी के दिन गोशा महल विधानसभा से शोभा यात्रा निकल रही थी और तभी माधवी ने धनुष से तीर चलाने का इशारा किया था। लेकिन एआईएमआईएम ने उन पर मुस्लिम भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया और अब इसी वीडियो को लेकर हैदराबाद में सियासी जायका थोड़ा और मसालेदार हो गया है। वैसे इस विवाद पर ओवैसी की पार्टी के आरोप क्या हैं और माधवीलता ने इस पर क्या सफाई दी है, हम आपको इसका भी एक चार्ट दिखाते हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि माधवीलता ने मस्जिद की ओर तीर वाला इशारा किया, जबकि माधवीलता के अनुसार उन्होंने जहां इशारा किया वहां कोई मस्जिद नहीं थी। एआईएमआईएम के मुताबिक मस्जिद की ओर इशारा अस्वीकार्य है। जवाब में माधवीलता ने कहा यह आरोप हास्यास्पद है। एआईएमआईएम ने बीजेपी कैंडिडेट की हरकत को भड़काऊ बताया, जबकि माधवीलता का कहना है कि ओवैसी के लोग डरे हुए हैं। हम आपको इस पर एक रील भी दिखाते हैं। वहाँ पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने रामबाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्या मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है। हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है। हमने बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में इस कंप्लेंट को फाइल किया था कल रात को और एसएचओ साहब ने वीडियो देखने के बाद इस पर स्विफ्ट एक्शन लिया। सेक्शन 295A के तहत इनको बुक किया गया है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इन पर लगाया गया है। हम सबको जोड़ना चाहते हो, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबका ब्लड रेड ब्लड है। वो भी हमारी बहन है, असद साहब भी हमारे भाई है। सब मिलजुल के रहेंगे इस स्टेट के अंदर। इलेक्शन ज़रूर लड़िए, आप वोट की अपील कीजिए। हम भी अपील कर रहे हैं लोगों से, मगर किसी मज़हब के बारे में, किसी के बारे में बोलना या किसी को डिग्रेड करना, अपग्रेड करना, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम तो सब लोग मिलजुल के रहेंगे। जिसको लोग वोट डालते हैं वो ज़रूर आगे पावर में आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें ये वही माधवीलता हैं जो तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी और इसीलिए यहां सत्ता की चिंगारियां कुछ और ज्यादा है। ये वो हैदराबाद लोकसभा सीट है जहां से असदुद्दीन ओवैसी 4 बार से लगातार सांसद हैं, जबकि उनके पिता इस सीट से 6 बार सांसद रहे और अब उन्हें माधवीलता चुनौती देने आई है। इसीलिए ओवैसी ब्रदर्स इस चैलेंज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बाप की हसरत को बेटे पूरा करना चाहते हैं तो कर ले। बाप भी कर लिया था, कुछ नहीं हुआ। ऐ बच्चे, तू भी कुछ नहीं कर सकता। अब मुकाबला होगा। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ। बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे हैं, बच्चे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं।
माधवी लता जी सामने हैं आपके, माधवी लता जी को लेकर कोई नहीं, prediction मेरे हैदराबाद के लिए करना चाहिए? सामने नरेंद्र मोदी अमित शाह है। अच्छा, मैं आप इधर थोड़ा मेरी इतना भी डिमीन मेरे सामने हैदराबाद की सीट नहीं पर। नहीं ठीक है, मगर हमारा मुकाबला अमित शाह नरेंद्र मोदी तो से है चार और कांग्रेस के नेताओं से है, सबसे है। तो ऐसी तो मानते नहीं कि उनके मुकाबले में माधवी लता हैं भी। वैसे अब हम आपको सत्ता का तीसरा क्लेश दिखाते हैं, जिसकी लोकेशन आज यूपी के अलीगढ़ में थी, जबकि कल इस क्लेश से जुड़े कुछ शब्द बाढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा से चलाए गए थे। यह सियासी तीर चलाने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और टारगेट है कांग्रेस। पीएम मोदी ने अपने बयान में मुस्लिम और मंगलसूत्र वाले जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उसे लेकर सत्ता का नया क्लेश छिड़ा हुआ है। कल प्रधानमंत्री ने जो कुछ राजस्थान के बांसवाड़ा से कहा था, आज उसी सियासी वेब सीरीज के कुछ नए एपिसोड यूपी के अलीगढ़ में रिलीज किए गए और पीएम के आज वाले बयान पर भी सत्ता के नए नए शोले भड़क गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी, माताओं बहनों के मंगलसूत्र बेच देगी, माताओं बहनों का गोल्ड छीन लिया जाएगा, हिंदुओं की संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा और कांग्रेस की अर्बन नक्सल वाली ये सोच देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर एक 100 सेकंड की रील दिखाते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और अब प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का पारा चढ़ा हुआ है। मुस्लिम और मंगलसूत्र वाले सत्ता के क्लेश से निकली राजनीतिक गर्मी को जरा महसूस करिए। यही जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं हैं तो ऐसी चीज़ें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम हैं, वो बता सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के कुनबे के लोग हों, वो जो है इस चुनाव में प्रचार से ज़्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। इस चुनाव में कैंपेन से ज़्यादा कंफ्यूजन की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल और कम्युनल कॉन्स्पिरेसी में व्यस्त है वो। This is quite unfortunate. He is lying everything. He is misquoting, entirely misquoting the Congress manifesto. That is why we decided to send the manifesto from all over India to PMO. और दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। वो मेरी चुनौती स्वीकार करें या तो वो लाइन बताएं घोषणा पत्र की, वरना देश से क्षमा मांगे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। जब गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के हकों को
माइनॉरिटी को देने की बात की थी, जब जो कहाँ सो गए थे ये लोग। किस प्रकार से देश को मुस्लिमीकरण करने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा करती है और गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का भरोसा बीजेपी जीत चुकी है। संतुष्टिकरण की बातें करने वाले लोग और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के विश्वास के आधार पर चली है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में। मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा? प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है। आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? वैसे पीएम ने बांसवाड़ा और अलीगढ़ की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने जिस बयान का जिक्र किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर प्रहार किया, उसकी भी एक छोटी सी हाईलाइट आपको दिखाते हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. और अब वक्त है सत्ता के क्लेश के आखिरी कीवर्ड का। मछली, मटन और मुगल वाले एम से 6 कदम आगे बढ़कर एस तक ये पहुंच चुका है। आप समझ गए होंगे, क्लेश वाला ये प्रदेश बिहार है, जहां अब एस यानी सत्तू वाले बयान पर राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को सत्तू वाली जो नसीहत दी है, उसमें दिमाग ठंडा रखने वाली बात है। दरअसल रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मोतिहारी में एक जनसभा के जरिए लालू परिवार पर कई हमले किए थे। अमित शाह ने कहा था कि लालू और राबड़ी देवी ने मिलकर बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। गरीब, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार जब भी अमित शाह बिहार आए तो सत्तू जरूर पिएं, इससे दिमाग शांत रहता है। कैसे सत्ता के इस क्लेश का केंद्र बिहार बन चुका है, आप सिर्फ कुछ सेकंड की इस न्यूज रील में देखिए। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए। सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है। बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। तेजस्वी यादव कभी मछली खाते हैं नवरात्रे में, कभी ऑरेंज खाते हैं। खान पान पे ही ध्यान ज़्यादा उनका है। सत्तू अच्छी चीज़ है, पूरा बिहार पीता है, लेकिन वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि इससे शरीर और दिमाग शांत होगा, इस बार के चुनाव में बिहार की जनता आरजेडी के दिमाग को शांत करने वाली है। तेजस्वी यादव जी, सत्तू का अनुभव तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पिता जब कैदी नंबर 3351 के रूप में कोटवार जेल में निवास कर रहे थे, प्रवास कर रहे थे, तो सत्तू का बेहतर इस्तेमाल किया था, जो जिसकी विरासत आपको मिली है। सत्तू ठंडा रखता है, लेकिन यहाँ सियासत गर्म हो रही है। वैसे अब आज की एक तस्वीर जो 24 के चुनावी एल्बम की एक खास तस्वीर बन गई। क्या आपको रामायण सीरियल के राम, लक्ष्मण और सीता याद है? आज जब आप मेरठ से आई चुनाव प्रचार की तस्वीरें देखेंगे तो जरूर ये किरदार आपको याद आ जाएंगे। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं।
दिलचस्प बात यह रही कि आज इनके चुनाव प्रचार में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी और माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका भी शामिल हुई। टीवी धारावाहिक वाले इस सियासी संयोजन पर एक छोटी सी रील देखिए। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मेरठ के नंदन चौराहे पे मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुली जीप में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल और उनके प्रचार के लिए आए हुए कलाकार सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया, ये भी आपको खुली जीप में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त भीड़ इस रोड शो में देखने को मिल रही है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। गोविल के रोड शो में सुनील लहरी भी आए हैं। सुनील जी, किस तरह का प्यार लोगों का मिल रहा है मेरठ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, प्यार दिख रहा है। 26 तारीख को वोट देने वाले दिन कमल पे अपना बहुमत वोट लगा के दें और अरुण जी को बहुमत से विजयी बनाएं। बहुत लोगों ने प्यार दे रहे हैं, मेरठ के वासी बहुत प्यार दे रहे हैं। माहौल बहुत पॉजिटिव है, मुझे इतना सम्मान मिला है तो मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका चुनाव में। जब आप रोड पे निकले, हर व्यक्ति आपके साथ फोटो लेना चाह रहा है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, कोई गले में पटका पहना रहा है। बहुत जबरदस्त प्यार वोटों में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। वोटों का प्यार बिल्कुल होगा। जब मैंने देखा गुरुद्वार में, जब मैंने देखा कि हमारे राम, सीता और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वहाँ हनुमान की जरूरत है, तो मैं बद्रीनाथ से अपने उत्तराखंड से हनुमान बनकर इस धरती पर आया हूँ, रावण के ससुराल में जी। और लोकसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ी खबरों के बीच आपको लोकसभा चुनाव के परिणाम वाली खबर भी बताते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि काउंटिंग तो 4 जून को है, अभी तो सिर्फ पहले चरण का मतदान हुआ है, परिणाम की बात कहां से आई? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ गुजरात के सूरत चलना पड़ेगा, जहां बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव की पहली सीट मिल गई। मतलब ये कि काउंटिंग से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है। सूरत में बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हो गई है। हुआ ये कि कल कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। उसके बाद अब बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने आज अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है और यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया है। उधर कांग्रेस ने इसे मैच फिक्सिंग बताया है। मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। वो इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। कोई एक सीट के लिए ऐसा ऑपरेशन करना हो भारतीय जनता पार्टी का कभी स्वभाव नहीं रहा। सूरत के अंदर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के जो 4 प्रस्तावक थे, चारों मुकर गए और इसके कारण हमारे कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया। जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन ये स्पष्ट कहती है, आज हमने लिखित में चुनाव आयोग को ये दोबारा ध्यान दिलाया है कि एक बार प्रस्ताव करने के बाद कोई प्रस्तावक अपने नाम को वापस नहीं ले सकता। इसके बावजूद हमारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, सत्ता की इस लड़ाई में ये आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगली खबर सत्ता में जो हमारे पास है वो छात्रों के लिए चिंता का कार्ड है। 2 चिंता कार्ड। एक चिंता कार्ड देखकर उनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जबकि दूसरे चिंता कार्ड का असर उन पर अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ेगा। इस चिंता कार्ड की पहली लोकेशन है पश्चिम बंगाल, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए 23,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है।
जबकि आईआईटी दिल्ली से आई एक खबर लाखों छात्रों की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से जुड़ी एक आरटीआई सामने आई है, जिसे लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब आईआईटी से पढ़ाई के बाद भी नौकरी की 100% गारंटी नहीं है। सबसे पहले हम आपको बंगाल की खबर दिखाते हैं, जहां एक झटके में 23,000 शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया गया। यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट से आया है और ममता सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी सरकार के दौरान वर्ष 2016 में शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने अवैध नियुक्ति के पर काम कर रहे शिक्षकों से 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए। आरोप है इस शिक्षक भर्ती घोटाले के दौरान 5 से 15 लाख रुपए तक घूस ली गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, घूस लेकर उन लोगों को नौकरी भी दी गई जो मेरिट लिस्ट से बाहर थी। इसी की जांच सीबीआई कर रही थी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है। लेकिन अब हम आपको आईआईटी दिल्ली से जुड़े चिंता कांड के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां नौकरी और प्लेसमेंट को लेकर एक आरटीआई दायर की गई थी, और इस आरटीआई में यह बात निकलकर सामने आई है कि पिछले 5 वर्षों में आईआईटी दिल्ली के 22% छात्रों को नौकरी नहीं मिली। आरटीआई में यह बताया गया कि वर्ष 2021-2022 में 1471 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 1105 छात्रों को, जबकि 366 छात्र नौकरी हासिल नहीं कर सके। इसी तरह वर्ष 2022-2023 में 1513 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, और इसमें से भी 243 छात्र नौकरी नहीं पा सके। सिर्फ 1270 छात्रों को नौकरी मिली। आईआईटी जेईई को दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में गिना जाता है, और इस परीक्षा में भाग लेने वालों में से सिर्फ 1% को सफलता मिलती है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम पास करने वालों को भी अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? ये परिस्थिति देश के युवाओं के लिए शुभ नहीं है। इसके समाधान की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। हिंदुस्तान के छात्रों की चिंता के बाद अब बात करते हैं चीन की, जहां 13 करोड़ लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट आने वाला है। इसकी आहट अभी से ही सुनाई देने लगी है। चीन से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों इस तूफान को, इस बारिश को, इस बाढ़ को सदी का सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। पहले आपको चीन के 2 संकट वाली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तूफान वाला संकट है, जिसकी दस्तक चीन के कई शहरों में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है तूफान के बाद ऐसी बाढ़ आएगी जो 100 सालों में चीन में नहीं आई। 13 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर चीन के बड़े बड़े शहरों की जमीन धंस रही है। इसको लेकर आई रिपोर्ट, इसको लेकर जारी की गई तस्वीरें जिनपिंग की चिंता बढ़ाने वाली है। सोचिए, जमीन से इतना पानी निकला कि यहां के शहर धंसने लगे, वो भी इस कदर कि पूरा शहर जमीन के अंदर समाने की राह पर है। पहले बात तूफान, बारिश और बाढ़ वाले संकट की, जिसका ट्रेलर आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। दक्षिण चीन से आई ये तस्वीरें बता रही हैं जिनपिंग के देश में आने वाले वक्त में हालात कितने बिगड़ सकते हैं। चीन के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान सदी की सबसे बड़ी बाढ़ की वजह बन सकता है। ये कैसे सच साबित हो रहा है वो भी आप जानिए। चीन की 44 नदियां उफान पर है। बाढ़ के कारण 12 करोड़ लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। ये तस्वीर देखिए, कितना पानी भरा हुआ है। 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। 1,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए गए। 165 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। चीन में इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट मोड पर हैं। बाढ़ से चीन के बिगड़े हालात को हम 3 वीडियो से दिखाते हैं। देखिए वीडियो नंबर 1, जिस चीन की नजर हर वक्त दूसरे देशों की जमीन पर रहती है, कैसे उसकी अपनी जमीन गायब हो रही है और पानी दिख रहा है। जल समाधि ले चुकी है जमीन, ऐसा दिख रहा है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये कोई क्या हो रहा है यहाँ पर। ये कोई चीन के छोटे शहर नहीं है, बल्कि इन शहरों में आप अच्छी खासी आबादी देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बाजार हैं। अब देखिए कैसे पूरी सड़क जलमग्न है। या तो इधर बिल्डिंग है या इधर बिल्डिंग है, बीच में आपको सड़क नहीं दिख रही कहीं से, केवल पानी दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बीच आबादी से नदी की कोई धारा बह रही हो और ये पूरा शहर एक नदी के दोनों तरफ तट पर बसा हो, जबकि ये जमीन है जहां से लोग निकलते हैं, ट्रैफिक यहां से निकलता है, ये सड़क है। डूबते शहर, खिलौने की तैरती कारें, खिलौने की तरह। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये भी जिनपिंग के शहर की है। सोचिए इस वक्त चीन की स्थिति ये है तो आगे क्या होगी।
तूफान और तूफान की वजह से बारिश का असर चीन के झाओकिंग, शोगुआन, किंगजुआन और जियांगमेन शहरों पर भी दिखने लगा है। ये तस्वीर देखिए, ये चीन की तस्वीर है जहां पर सड़क पर पानी अब घरों की छतों को टच कर रहा है। यहां 20 घंटों से भारी बारिश हो रही है। झाओकिंग के पूरे शहर में बिजली गायब है। 3 प्रांतों में अगले आदेश तक 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शहर में मोबाइल सिग्नल गायब हो गए हैं। गुआंगडोंग में किंगजुआन और शोगुआन में सेना को मदद के लिए भेजा गया है। ये तस्वीर देखिए, ये हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीर बताती है कि कैसे एक बहुत बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। चीन इस वक्त बहुत बड़े संकट में है और उस संकट का नाम है बारिश, बाढ़। अब बात करते हैं चीन के दूसरे संकट की, जो कहीं ना कहीं पानी से ही जुड़ा है। चीन की जमीन के नीचे से पानी कम हो रहा है और जमीन धंसती जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग समेत चीन के लगभग आधे प्रमुख शहर डूब रहे हैं। ये ऐसे शहर हैं जो देश के पूर्वी हिस्से के तट के किनारे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर की कमी और बड़ी इमारतों का भारी वजन, इन दोनों वजहों से जमीन धंस रही है। साइंस जर्नल की एक रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है। चीन के आधे प्रमुख शहरों में जमीन धंस रही है। पूर्वी हिस्से और तट के किनारे ज्यादा खतरा है। साल 2120 तक चीन की तटीय आबादी का लगभग 10% हिस्सा प्रभावित होगा। 5.5 करोड़ से लगभग 13 करोड़ तक लोग इससे प्रभावित होंगे, ये रिपोर्ट कहती है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले 82 शहरों में यह रिसर्च की गई है। साल 2015 से 2022 के दौरान यह शोध किया गया। 82 शहरों में से करीब आधे शहरों की जमीन तेजी से धंस रही है। इन शहरों में चीन की 75% से ज्यादा आबादी रहती है। तो कहानी यह है कि जमीन के अंदर पानी खत्म हो जाने के बाद वहां की जमीन खाली रह जाती है, जिसके चलते भार सहने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। जमीन धंसने की कई वजह बताई गई हैं, जिसमें हरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और माइनिंग मुख्य है। आपको रिसर्च की 4 चौंकाने वाली बात बताते हैं। पहली बात, चीन की राजधानी बीजिंग सहित उसके 45% से ज्यादा शहर हर साल 3 mm से ज्यादा तेजी से डूब रहे हैं। रिसर्च के अनुसार करीब 16% जमीन हर साल 10 किलोमीटर डूब रही है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई पिछली सदी यानी 1901 से 2000 में 3 mm तक डूब चुका है। बीजिंग का सबवे और नेशनल हाईवे के पास का इलाका सालाना 45 मिलीमीटर डूब रहा है। यह पहला मौका है जब चीन की समस्या के बारे में नेशनल लेवल पर कोई स्टडी सामने आई है। इसके लिए रिसर्चर्स ने सेंटिनल-1 सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट किया। इसमें इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसको इनसैर कहते हैं, इसकी मदद से पृथ्वी की सतह में वर्टिकल चेंजेस को लोकेट किया गया। इस लैंड मोशन रिजल्ट के जरिए कुओं और ग्राउंड वाटर के साथ साथ इमारतों के वजन का भी अंदाजा लगाया गया। तो ये तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जमीन के नीचे पानी नहीं है चीन में, और जमीन के ऊपर यहां बाढ़ आई हुई है। चीन इस वक्त इस तरह की डबल वैमी में या दोहरे संकट में घिरा हुआ है, जिसका उसको कोई इलाज समझ ही नहीं आ रहा है। दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत होने का दंभ भरने वाला चीन आज कैसे प्रकृति के सामने घुटनों पर है, प्राकृतिक आपदा के सामने बिल्कुल इस वक्त हारा हुआ दिख रहा है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अब देखना होगा कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आखिर इसका क्या हल निकालते हैं, और जो विस्तारवादी रवैया चीन अपने पड़ोसियों के साथ जो अपनाता है, क्या वो अपने देश के लोगों के लिए कोई ऐसा रवैया ला पाएंगे जिससे उनको बचा पाए। ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। तो आज सत्ता में हम बात चीन की उस डबल वैमी की कर रहे थे, दोहरी मुश्किल की कर रहे थे, लेकिन सत्ता में अब आज का टाइम खत्म हो गया है। सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।